जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इरफान याओ गुआंग की पावर क्रिस्टल का यूज करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसमें नाकाम रहा क्योंकि उसे और भी क्रिस्टल की जरूरत पड़ने वाली है। और तभी उसकी मुलाकात हुई स्टोन विलेज के बंदों से जो कि पावर क्रिस्टल को ट्रेस कर सकते हैं। तो इरफान भी इस टेक्निक को सीखने के लिए उनके एल्डर से मिलने पहुंच गया, जहाँ पर एल्डर जैंग उसे उनके लॉस्ट हुए स्क्रोल के बारे में बता देते हैं जो कि पर्पल माउंटेन में था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पर्पल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारी वाइन्स ने आगे का रास्ता ब्लॉक करके रखा था। हालांकि एल्डर जैंग के हाथों में जो डिस्क है उसी की पावर का यूज करके उन्होंने वाइन्स को साइड में हटा दिया, यानी कि ये डिस्क काफी ज्यादा स्पेशल थी। साथ ही एल्डर जैंग इरफान को बताने लगे कि हमारे एंसेस्टर को सेलेस्टियल सोर्स मास्टर का टाइटल मिला था, वो माउंटेन्स और लैंडस्केप पर मौजूद ड्रैगन वेन्स को ढूंढ सकते थे। इनफैक्ट वो तो सितारों की पावर्स का भी यूज करना जानते थे। तो मेरा ये स्टोन कंपास उन्हीं के ट्रेजर्स में से एक है। जिस पर इरफान कहने लगा कि एल्डर आपकी बातों से ही पता चल रहा कि आपके एंसेस्टर एक लेजेंड थे, फिर उनकी लेगेसी लॉस्ट कैसे हो गई। जिस पर एल्डर जैंग जवाब देते हुए कहने लगे कि हमारे एंसेस्टर को ये बात पता चल गई थी कि पर्पल माउंटेन एक एंशिएंट ग्रेट एम्पायर से कनेक्टेड है, तो उन्होंने इस माउंटेन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। मगर जब वो पर्पल माउंटेन के डीप इलाके में गए तो फिर वो दोबारा से वापस नहीं आ पाए। जिस पर इरफान कह रहा था कि ये माउंटेन इतना प्राचीन है मगर फिर भी मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा। तो एल्डर जैंग उसे बताने लगे कि ग्रेट एम्परर 9 ड्रैगन्स की वेन्स वाले डिवाइन सोर्सेस को इसी माउंटेन पर जमा कर रहे थे ताकि इस जगह को एक मोमेंटम मिल जाए। ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपनी जिद छोड़कर यहाँ से वापस चलो। लेकिन इरफान को अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना था, तो वो इस माउंटेन के डीप इलाके में जाने के लिए रिस्क उठा लेता है। वहाँ पर एक डोर था जो कि वेन से पूरी तरह से कवर्ड है, तो इरफान उसे खोलने की कोशिश करने लगा। उसमें उसे काफी ज्यादा ताकत लग रही थी, मगर इरफान ने उसे फाइनली ओपन किया। हालांकि तब तक पर्पल वेन्स उसे जकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। अब इरफान तो पैनिक हो गया था, इसलिए वो एल्डर जैंग को वहाँ से भागने के लिए बता देता है। साथ ही इरफान उन्हें उठाकर इधर उधर रोल करते हुए काफी ऊंची जगह पर थ्रो करने लगा ताकि एल्डर जैंग महफूज रह सके। मगर उन्होंने जो स्टोन रोप पहना था वो गलती से इरफान के हाथ में आ गया। दरअसल ये स्टोन रोप जिसके भी पास होगा ये वेन्स उस शख्स पर अटैक नहीं कर सकती थी। सब उन वेन्स ने इरफान को छोड़कर सीधे एल्डर जैंग को ही जकड़ लिया। तो इरफान उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कोल्ड्रन के पीसेस को उनके पास भेज देता है, जिन्होंने एल्डर के आसपास एक शील्ड फॉर्म कर ली। मगर तब तक पर्पल माउंटेन का ड्रैगन वहाँ पर अपीयर हो चुका था। वो एल्डर जैंग को निगलने के काफी ज्यादा करीब है, मगर इससे पहले इरफान ने उस ड्रैगन के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। वो ड्रैगन पर कई सारे अटैक करते हुए अपना एक सोर्ड फॉर्मेशन फॉर्म कर लेता है, जिसमें से हजारों फ्लाइंग सोर्ड रिलीज होकर उस ड्रैगन पर अटैक कर रही थी और फाइनली उन तलवारों ने उस ड्रैगन का खात्मा कर दिया। साथ ही इरफान ने समय रहते एल्डर जैंग को भी अपने बाहों में उठा लिया था। उनसे पूछता है कि एल्डर आप ठीक तो हो ना। जिस पर एल्डर जैंग कह रही थी वो देखो मुझे तो मेरे एंसेस्टर नजर आ रहे, और इतना कहते साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दरअसल उस एल्डर को लग रहा था कि अब तो उनका आखिरी वक्त आ चुका है। इधर वांगशु अपने एल्डर जैंग की सेफ्टी के लिए प्रे कर रहा था, तो लेबो उससे कहता है कि तुम तो बेवजह ही परेशान हो गए, हमारे एल्डर की किस्मत काफी अच्छी है, वो पर्पल माउंटेन से सेफली वापस जरूर आएंगे। और उतने में इरफान उन्हें लेकर वहाँ पर पहुँच गया। अब इरफान उन्हें बताने ही वाला था कि एल्डर जैंग सिर्फ बेहोश हुए हैं, मगर इन लोगों ने तो उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन लोगों ने तो तुरंत ही जोर जोर से रोते हुए मातम मनाना शुरू किया था। उन्हें लगा कि एल्डर जैंग उन्हें छोड़कर चले गए। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि हमारे एल्डर की स्माइल कितनी प्यारी थी, मगर अब वो दोबारा कभी दांत निकाल नहीं पाएंगे और इसका जिम्मेदार ये इरफान है, हमें अभी के अभी इसका बदला लेना चाहिए। वहीं पर लेबो एकदम गुस्से में इरफान से कह रहा था कि तूने हमारे एल्डर जैंग को मार दिया और अब मैं तुझे मार दूंगा। इतना कहते साथ ही वो इरफान पर जोरदार पंच हिट करने चला गया, मगर अगले ही सीन में वो इरफान के कंधों को मसाज दे रहा था। साथ ही उससे पूछता है कि बड़े भाई इतना प्रेशर ठीक है या और लगाओ। दरअसल इसकी एक आंख काली काली हो गई थी, यानी कि इरफान ने ही इसकी धुलाई लगा दी। इरफान कहने लगा कि तुम लोग तो मेरी बात पूरी सुने बिना ही रोना शुरू कर गए, शायद तुम्हें ही बेचारे एल्डर जैंग को ऊपर भेजने की जल्दी हो रही थी। वैसे मुझे तुम्हारे एंसेस्टर के बारे में जानना था। एल्डर जैंग बता रहे थे कि वो बंदा काफी ज्यादा स्पेशल था। जिस पर लेबो कहने लगा हाँ हमारे एंसेस्टर जेडलेक होली लैंड से बिलोंग करते थे, उसे याओची होली लैंड भी कहा जाता है। वो जगह काफी ज्यादा स्पेशल मानी जाती। वहीं पर वांगशु अपने एल्डर को होश में लाने के लिए उनके चेहरे पर ढेर सारे नीडल्स को पियर्स कर रहा था और लेबो इरफान को
इस नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा। वो कहता है कि नॉर्थ में सिर्फ 5 हेवनली सोर्स मास्टर थे, मगर अब पर्पल माउंटेन का इनहेरिटेंस पूरी तरह से सील्ड हो चुका है, इसलिए शायद छठा हेवनली सोर्स मास्टर कभी बनेगा ही नहीं। जिस पर एफान कह रहा था कि हाँ, वो जगह वाकई भयानक थी। तभी लेबो उसे बताने लगा कि देखो, ये पर्पल माउंटेन का भौगोलिक नक्शा है जिसे हमारे एंसेस्टर जैंगलिन ने कई साल कड़ी मेहनत करके इस दीवार पर कार्व किया था। पर्पल माउंटेन का मेन गेट इसी नक्शे में छुपा है, जिसे ना हमारे एल्डर ढूंढ पाए और ना हम। एल्डर जैंग कह रहे थे कि अगर हम बेवकूफ ना होते तो शायद उस नक्शे को अभी तक रिजॉल्व कर लेते। तो एफान उस नक्शे को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद बताने लगा कि पर्पल माउंटेन में 9 ड्रैगन्स की वेन्स हैं और इसी वजह से ये माउंटेन इस तरह टेढ़ा मेढ़ा नजर आता। ये वेन्स आपस में इंटरवाइंड हैं। जिस पर लेबो बता रहा था कि हमारे एल्डर जैंग का मानना है कि इन वेन्स को सिर्फ एम्परर ही मूव कर सकता, तो बिना इजाजत के वहाँ जाना यानी कि अपनी मौत को बुलावा भेजना। जिस पर एफान कह रहा था कि अगर ये माउंटेन इस तरह से डिजाइन किया गया है तो यहाँ पर कुछ रूल्स और एथिक्स सेटअप जरूर किए होंगे, उनको समझ लो तो हमें माउंटेन का मेन एंट्रेंस मिल सकता है। जिसके बाद एफान केयरफुली उस नक्शे को फील करने लगा। वो उसे देखकर ही अपने माइंड में उसकी इमेज तैयार कर रहा था। वो कहता है कि इस नक्शे में ड्रैगन्स के शेप को बनाया गया है, मगर असल में ये तो यांग एलिमेंट होगा और इसी की परछाई है इन। और अब मिडनाइट होने तक एफान बस उसी नक्शे को अलग अलग एंगल से ऑब्जर्व कर रहा था और ऐसे ही दूसरा दिन निकल आया। फाइनली एफान ने उस नक्शे के ऐसे हिस्से पर टच किया जिसके अंदर एक सीक्रेट डोर था। तब तक एल्डर जैंग भी होश में आ जाते हैं। वो एफान से कह रहे थे कि तुम वाकई स्मार्ट हो। दरअसल पहले मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे कुछ बातें छुपा के रखी, मगर अब मैं तुम पर यकीन करता हूँ क्योंकि तुमने माउंटेन में मेरी जान बचाकर अपनी वफादारी साबित की है। दरअसल उस सीक्रेट चेम्बर में ढेर सारी मेमोरियल टैबलेट रखी गई थी। तो एल्डर जैंग उनके सामने इंसेंस स्टिक जलाकर एफान को बताने लगे कि दुनिया की नजरों में सोर्स सेलेस्टियल मास्टर को काफी ग्रेट माना जाता। लोगों का मानना है कि हम पावर क्रिस्टल को ट्रेस कर सकते तो हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेगेसी होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारे कितने ही सारे सक्सेसर्स मारे गए। मेरे क्लैन के 5वें और आखिरी सेलेस्टियल सोर्स मास्टर का नाम था जैंगलिन। वो चाहते थे कि आगे चलकर वो पर्पल माउंटेन के मोमेंटम को हार्नेस करके उस पुराने कर्स को सप्रेस कर दे और इसी वजह से वो माउंटेन में गए, लेकिन दोबारा कभी वापस नहीं आ पाए। उनके साथ हमारे क्लैन का एंशिएंट स्क्रॉल भी मौजूद था जिस पर ओरिजिनल टेक्निक लिखी गई है, तो स्क्रॉल भी वहीं पर लॉस्ट हो गया। उसे हेवनली सोर्स बुक कहा जाता था। हमारे कई सारे एंसेस्टर ने उस बुक को वापस लाने की कोशिश की, मगर वो सभी लोग अब इस मॉन्यूमेंट टेबल पर है। सभी का अंत हो गया। तो एफान उनसे पूछने लगा कि आखिर ग्रेट एम्परर ड्रैगन वेन्स को इसी माउंटेन पर क्यों लाए थे, इस माउंटेन में ऐसी क्या खास बात है। जिस पर एल्डर कह रहे थे कि ना, मैं भी इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि उस माउंटेन के नीचे ढेर सारे एंशिएंट मॉन्स्टर्स हैं। तो एफान कह रहा था कि मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं जिनसे मैं खुद को बचा लूंगा। तो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए मुझे वो बुक ढूंढनी ही पड़ेगी। साथ ही लेब और वांगशु भी एफान के साथ जाने के लिए अपने मास्टर के सामने रिक्वेस्ट करने लगे। पहले तो एल्डर जैंग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, हालांकि एफान के कहने पर उन्होंने ये बात मान ली और अब एक कुएं के अंदर से वो पुराने संदूक को बाहर निकाल लेते हैं जिसके अंदर स्टोन के कपड़े, डैगर्स और कंपास था। इन चीजों को डिवाइन सोर्स वाले क्रिस्टल का यूज करके बनाया गया है। अगर इन्हें पहनकर पर्पल माउंटेन में एंटर किया जाए तो वहाँ से जिंदा वापस आने के चांसेस थे। सो अब अगले सीन में हम देख पाते कि ये लोग एक पुरानी माइन में पहुंच गए। यही से पर्पल माउंटेन में जाने का मेन गेट था। सो अब ये लोग एक कार्ट में बैठकर एक टनल में एंटर करते हैं। इनका मकसद था हेवनली सोर्स बुक को हासिल करना, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद किसी ने टनल में एंटर किया था, जिसके चलते वहाँ रहने वाले बैड डीमन डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने इन पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। तो एफान ने तुरंत ही उस कार्ट से बाहर आकर अपने गोल्डन स्क्रिप्चर की मदद से उन बैट्स का खात्मा करना स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लेबो भी वाइन से आग लगाते उन बैट्स को जलाकर राख कर रहा था, मगर तभी इन बैट्स के राजा ने इनके कार्ट को उठा लिया। तो एफान उस जायंट बैट पर कई सारे पंचेस हिट करते हुए इसे टेम करने की कोशिश करने लगा। साथ ही इनके सामने इन और यांग के एंट्रेंस बने हुए थे, मगर बीच में लावा की खाई थी। तो
एफान इनके कार्ट को पुश करते हुए उन्हें सीधे यांग के एंट्रेंस में पुश कर देता है। वहीं पर इन एनर्जी जो कि शैडोज में छुपी हुई थी वो अचानक से इन पर हमले करना शुरू कर चुकी, मगर एल्डर जैंग ने इन्हें जो स्टोन्स के बने हुए नाइफ दिए थे उससे रिलीज होने वाली यांग पावर ने उस इन एनर्जी से इन्हें बचा लिया। साथ ही एफान ने उस कार्ट पर अपने वेपन्स भी चिपका दिए थे ताकि ये दोनों सेफ रह सके। और अब नाइफ से रिलीज होने वाली यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये लोग एक फाइनल इन स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते ये लोग एक सेफ लोकेशन पर पहुंच गए थे। और तभी इन्हें अपने सामने काफी गहरा गड्ढा मिल गया जहाँ पर हजारों लाखों पावर सोर्स पड़े हुए थे। उन्हें देखकर इलेइब और वांगशु तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर एफान उन्हें याद दिला रहा था कि उनका यहाँ आने का असली मकसद हेवनली सोर्स बुक को ढूंढना था, इसलिए दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होना। साथ ही वहाँ पर स्टोन पर कुछ लिखा हुआ था। वेल, एक स्टोन पर जियांग फैमिली के ग्रेट गॉड किंग का पैगाम है। उन्होंने लिखा था कि ग्रेटनेस को हासिल वही करेगा जो इनियांग की केव को पार कर पाएगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर उन्हें एक और स्टोन मिला जिस पर जेड लेक सिटी यानी कि याओची होली लैंड की होली मेडन का नाम लिखा है। वांगशु बता रहा था कि हमारे एंसेस्टर का इस बंदी के साथ रिश्ता था, लेकिन वो बंदी अचानक से ही गायब हो गई। उसके बाद ही हमारे एंसेस्टर जैंगलिन ने इस माउंटेन में एंटर किया था। मेरे ख्याल से उन्होंने ये टूम अपनी लवर की याद में बनाई होगी। जिस पर एफान कह रहा था कि इस जगह पर जितने भी लोगों ने एंटर किया वो सब के सब मारे गए, उनमें से किसी को भी हेवनली सोर्स बुक नहीं मिली और हमारा भी यहाँ आके कोई फायदा नहीं हुआ। जिस पर वो बंदे कह रहे थे, देखो तो इतने सारे क्रिस्टल हमें मिल गए, अब इससे बड़ा फायदा तुम्हें और क्या चाहिए। उन्होंने तो उन क्रिस्टल को थैलों में भरना शुरू कर दिया था। जो देख एफान उन्हें समझाता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग आए मगर किसी ने भी क्रिस्टल्स को हाथ नहीं लगाया, यानी कि जरूर से इनमें कोई गड़बड़ होगी तो हम इन क्रिस्टल पर कब्जा नहीं कर सकते, इससे हम मुसीबत में फंस जाएंगे। मगर ये लोग उसकी बात भला कहाँ सुनेंगे। उन्होंने तो ढेर सारे क्रिस्टल को अपने बैग में भर लिया था, जिसके चलते वहाँ पर पर्पल वाइन्स अवेकन हो गई और उसने इन लोगों पर अटैक करना भी शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट वहाँ की जमीन पूरी तरह से कोलैप्स होकर दोनों एक क्लिफ में नीचे गिरने वाले थे, मगर एफान ने उन्हें होल्ड कर लिया। साथ ही वो अपने गोल्डन लीव्स से भी वाइन्स को कट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उन वाइन्स ने एफान को ही जकड़ लिया। तो एफान इन दोनों को क्लिफ पर वापस भेजते हुए सीधे खुद ही उस गड्ढे में जाकर गिर जाता है। एफान के पास स्टोन नाइफ भी पड़ा हुआ था तो उसने तुरंत ही उसे उठा लिया और अब वो जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने साथियों को आवाज देने लगता है, मगर उसी वक्त एफान को किसी और की आवाज आई। वो बंदा कह रहा था कि यहाँ पर शोर मत मचाओ वरना यहाँ पर जो सोए हैं वो जाग जाएंगे। इस आवाज को सुनते साथ ही एफान तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं हूँ गॉड किंग जियांग टाइशु। साथ ही हमें जियांग टाइशु की एक झलक भी दिखाई गई। ये बंदा ऑलमोस्ट स्टोन में तब्दील हो चुका था। तब तक एफान एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि डोंग हुआंग की इस दुनिया में हजारों सालों पहले जियांग टाइशु नाम का एक गॉड किंग था, लेकिन इस बात को तो एक लंबा अरसा बीत गया। ये बंदा तो अब जिंदा भी नहीं होना चाहिए। और उतने में जियांग टाइशु अपनी डिमोनिक आवाज में एफान से पूछते हैं कि बताओ तुम फिलहाल कौन सी लेवल पर हो। जिस पर एफान उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए बताने लगा कि मैं पहली राउंड की चौथी लेवल परामिता पर हूँ। जो सुनकर जियांग टाइशु कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही लो लेवल पर हो। जिस पर एफान कह रहा था कि मैंने हाल ही में कल्टीवेशन की शुरुआत की थी, मगर फिर भी गॉड किंग एफान से यही बोल रहे थे कि तुम बहुत कमजोर हो। तो एफान कहता है सीनियर आपकी कल्टीवेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो इस दुनिया का हर एक इंसान कमजोर है। तो टाइशु कहते हैं कि तुम वीक होने के बावजूद भी यहाँ तक पहुँच पाए। जिस पर एफान बताने लगा कि मेरे पास स्टोन नाइफ था और किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। वैसे तो गॉड किंग टाइशु को एफान काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए वो एफान से कहते हैं कि मेरे पास एक टेक्निक है जिससे तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में हेल्प मिल सकती, चलो इस दरवाजे के अंदर आ जाओ। तो एफान ने भी उस दरवाजे के अंदर एंटर किया। उसने देखा कि वहाँ पर कई सारे क्रीचर्स स्टैचूज में कैद हैं। साथ ही गॉड किंग जियांग टियानशु उसे बता रहे थे कि जो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसे समझना तुम्हारी नॉलेज पर निर्भर करेगा। अगर तुम इसे ग्रास्प कर पाए तो तुम्हारा ही फायदा होगा। और उतने में वहाँ मौजूद एंशिएंट क्रीचर्स ने एफान पर हमले करना शुरू कर दिए। शुरुआत में तो एफान उन्हें मारने में कामयाब हो जाता है, मगर धीरे धीरे करके वहाँ पर बीस्ट की तादाद बढ़ने लगी।
और उसी वक्त एक धर्मा फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो जाता है। उसने एफान को अपने साथ फ्लो करते हुए उन क्रीचर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। एफान इसमें अलग अलग मूव्स को देख पा रहा था जो कि काफी ज्यादा भयानक थी। उसके एक एक फटके में वहाँ मौजूद क्रीचर्स मारे जाने लगे। वेल इसे 9 सीक्रेट डाओ ज़ूमी कहा जाता था। सब एफान इसी टेक्निक पर फोकस करने लगा। साथ ही गॉड किंग उसे इसका एसेंस ऑब्जर्व करने के लिए बता रहे थे। तो एफान ने भी इस टेक्निक पर पूरा फोकस करके इसे मास्टर कर लिया और अब इसी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वो क्रीचर्स पर काफी भयानक अटैक कर देता है। सो गाइस ये 9 सीक्रेट टेक्निक में से एक थी और इसी कैटेगरी की एक टेक्निक को एफान ने सिंप्लिसिटी पिक के इनहेरिटेंस के तौर पर हासिल किया था। उसकी ये मूव इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने कई सारे क्रीचर्स को मार दिया। एफान तो इसे हासिल करने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही गॉड किंग भी उसकी तारीफें कर रहे थे क्योंकि एफान ने इजीली इस टेक्निक को समझ लिया। और अब एफान के सामने एक और डोर ओपन हो जाता है। एफान अब एक सीक्रेट चेम्बर में पहुंच चुका था। ये वही जगह थी जहाँ पर गॉड किंग जियांग टाइशु कैद है। वो एफान से कह रहे थे कि तुम यंग होकर भी मुझसे काफी ज्यादा काबिल निकले। अब मेरे पास ज्यादा पावर्स नहीं बची और मैं नहीं चाहता था कि मेरी लेगेसी लॉस्ट हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें एज अ सक्सेसर चुनकर अपनी सीक्रेट टेक्निक तुम्हारे हवाले कर दी। एफान तो उनकी ऐसी हालत देखकर ही काफी ज्यादा परेशान हो गया और उतने में उस जगह पर क्रीचर्स बड़ी तेज आवाज में रोर करने लगते हैं जिससे एफान को तकलीफ हो रही थी। लेकिन उसी वक्त गॉड किंग ने अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को रिलीज करते हुए उन क्रीचर्स को सप्रेस कर दिया। एफान तो उन्हें हैरान होकर पूछ रहा था कि सीनियर इस पर्पल माउंटेन के नीचे इतने सारे पावरफुल क्रीचर्स कहां से आ गए, जिस पर गॉड किंग कह रहे थे कि इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानता। अगर कोई ताकतवर पावर हाउस यहाँ आ जाए तो वो ही इन्हें जलाकर राख कर सकता है। तो एफान उनसे कहने लगा कि आप न जाने कितने ही सालों से इन क्रीचर्स को होल्ड करके रखे हो, मगर आप फिक्र ना करें, मैं जियांग फैमिली को आपकी खबर दूंगा ताकि वो यहाँ आकर आपको बचा सके। मगर गॉड किंग ने इसके लिए मना किया। वो कह रहे थे कि मैं उन्हें यहाँ बुलाकर मारना नहीं चाहता, मैं अकेले ये सब सहन कर लूंगा। और अब वो अपनी एनर्जी के ऑफ को एफान के साथ रिलीज करके उसे एक सेफ जगह पर पहुंचा देते हैं जहाँ पर एक लड़की हजारों सालों से ट्रैप थी। वेल इस बंदी की मौत हो चुकी है और इसी की टूम को एफान ने बाहर देखा था। इसका नाम है यांगी और ये जेड लेक की होली मेडन थी। तभी गॉड किंग एफान को बताते हैं कि मैंने 9 सीक्रेट टेक्निक में से एक तुम्हें सिखा दी, आगे चलकर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो एफान ने भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे वादा किया कि एक दिन जब वो काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा तब वो उन्हें जरूर से आजाद करेगा। वो कह रहा था कि अगर मुझे यहाँ आने में ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको प्रॉपर फ्यूनरल तो जरूर दूंगा। मैं आपकी बॉडी को इन क्रीचर्स के दरमियान नहीं रखूंगा और आप हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहोगे। और अब एफान उनसे अलविदा कहते हुए एक और चेम्बर में पहुंच जाता है। यही वो जगह थी जहाँ से पर्पल मेरिडियन जनरेट होती है। साथ ही एफान अपने डिस्क की मदद से एक स्केलेटन के पास पहुंच चुका था। वेल स्केलेटन था जैंगलिन का, जो कि स्टोन विलेज के एंसेस्टर और सेलेस्टियल सोर्स मास्टर थे। इन्हीं के हाथों इनहेरिटेंस बुक लॉस्ट हो गया था। एफान ने देखा कि वो स्केलेटन एक ही दिशा में देख रहा है, तो एफान ने उस स्टोन वॉल को ब्रेक किया। उसी के अंदर हेवनली सोर्स बुक रखा गया था, यानी कि हजारों सालों पहले लॉस्ट हो चुका इनहेरिटेंस एफान ने हासिल किया था। मगर उस बुक को हटाते साथ ही वहाँ मौजूद क्रिस्टल्स अपने आप ब्रेक होकर एंशिएंट क्रीचर्स ने एफान पर अटैक करना शुरू कर दिए। तो एफान ने भी डाओ ज़ूमी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनका मुकाबला करना स्टार्ट किया। ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारे धर्मा फॉर्म अपीयर हो गए। भले एफान ने इन एंशिएंट क्रीचर्स को तगड़ी टक्कर दी, मगर वो पूरी तरह से अकेला था और यहाँ पर क्रीचर्स तादाद में काफी ज्यादा हैं। इसलिए एफान ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हालांकि एक बड़ा सा क्रीचर उसे अपने पाँव के नीचे क्रश करने की कोशिश कर रहा था। तो एफान ने अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लिया। वो जानता है कि शील्ड भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। मगर उसी वक्त वहाँ पर एक बेल की आवाज गूंजने लगती है, जिसे सुनते साथ ही वो क्रीचर्स तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। तो एफान भी उस बेल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो जानता था कि एक एंशिएंट एम्परर ऊशी भी इसी इलाके में गायब हुआ था और उसके पास किसी स्पेशल बेल का आर्टिफैक्ट था। तो उसी बेल को ढूंढते हुए एफान एक और लोकेशन पर पहुंच गया। वो कह रहा था कि यहाँ पर कई सारे जाने माने लोग दफन हैं। गॉड किंग, होली मेडन, जैंगलिन और एम्परर ऊशी, ये लोग जानबूझकर यहाँ से बाहर नहीं गए क्योंकि इन्हें पता था कि सिर्फ वो लोग ही इन क्रीचर्स को यहाँ पर कैद रख सकते। अगर ये क्रीचर्स इस माउंटेन से आजाद हो गई तो इस दुनिया में क्यास मचेगा। उतने में एफान के पास जो वांगशु का पेंडेंट है वो अचानक से ही ग्लो करने लगा। वो किसी जगह की तरफ इशारा कर रहा था और उतने में देखते ही देखते जमीन के अंदर से कई सारे पिलर्स बाहर आने लगते हैं। साथ ही वहाँ पर एक टूम भी अपीयर हो चुकी थी। एफान कह रहा था कि शायद यही ग्रेट एम्परर ऊशी का रेस्टिंग प्लेस
प्लेस होगा। एफान कह रहा था कि इस माउंटेन के नीचे ढेर सारे एंशिएंट क्रीचर्स थे। ये बात ग्रेट एम्परर ऊशी को पता चल गई और इसी वजह से उन्होंने 9 ड्रैगन्स की वेन को इस माउंटेन के नीचे दबा दिया ताकि आउटसाइडर्स को यहाँ आने से रोका जाए और उनकी बेल रिंग होकर इन सभी क्रीचर्स को अवेकन होते साथ ही सप्रेस कर देती। सो गाइस, इस पर्पल माउंटेन को सील रखने के पीछे का रीजन था यहाँ मौजूद क्रीचर्स। कई सारे महान लोग यहीं पर दफन हो गए ताकि वो इस जगह को गार्ड कर सके। वेल, यहाँ के एक पिलर पर एफान को गॉड किंग जियांग टाइशु की लिखावट भी मिल चुकी थी। उन्होंने कहा था कि ग्रेट एम्परर ऊशी की कामयाबी ने इस पूरी दुनिया को हैरान किया। तो अगर मैं उनकी इस टेक्निक को एक बार में सीख नहीं पाया तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। एफान तुरंत ही समझ गया कि गॉड किंग इस स्टोन बुक को पढ़ना चाहते थे मगर वो भी इसमें नाकाम रहे। वो कहता है वैसे तो मेरी कल्टीवेशन काफी लो है मगर मैं इसे पढ़ने की कोशिश जरूर करूंगा। और इतना कहते साथ ही एफान ने अपने ग्रेट वर्ड हैंड को समन करके स्टोन बुक को ओपन करने की जी तोड़ कोशिश की मगर ढेर सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी वो इसमें फेल हो चुका था। उतने में उस होली बुक की डाव पावर रिलीज होते उस पूरी जगह को जगमगा रही थी। एफान को समझ नहीं आता कि इस फॉर्मेशन का मतलब क्या है। उतने में जेड पेंडेंट दोबारा से रिजोनेट करने लगता है तो एफान ने उसे वहाँ के कोर पर सेटअप कर दिया जिससे ये बात तो साबित हो गई थी कि इस जेड पेंडेंट का ग्रेट एम्परर ऊशी के साथ कोई न कोई कनेक्शन है। और उतने में वो पूरी जगह शेक करते हुए वहाँ पर एक वॉइड को ओपन कर देती है। एफान कुछ समझ पाए इससे पहले वो एक ओल्ड माइन में टेलीपोर्ट हो चुका था, यानी कि ग्रेट एम्परर ने एफान को वापस भेज दिया। वो नहीं चाहते थे कि एफान वहाँ पर रुककर अपनी जान खतरे में डाले। साथ ही एफान को वहाँ पर एक शैडो क्रीचर्स भी नजर आया तो एफान उसे कैप्चर करने की कोशिश करने लगता है मगर वो शैडो काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगी। तो एफान अपने डिवाइन सेंस की मदद से उस पर एक जोरदार पंच हिट करके पैसेज से बाहर पहुँच गया जहाँ पर लेब और वांगशु उसी का इंतजार कर रहे थे। तो एफान उन दोनों से तुरंत ही पूछने लगा कि क्या तुमने यहाँ पर कोई स्ट्रेंज क्रीचर्स देखा है, जिस पर उन दोनों ने ना में जवाब दिया। तो एफान को लग रहा था कि शायद वो क्रीचर वहाँ से भाग चुका होगा। सो अब एफान इन दोनों से कहने लगा कि हम यहाँ पर हेवनली सोर्स बुक ढूंढने आए थे जो कि मुझे मिल चुका है, इसलिए अब हमने जल्दी से यहाँ से वापस जाना चाहिए। मगर वो दोनों बंदे तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कह रहे थे कि हजारों सालों से जो बुक किसी को नहीं मिला क्या वो तुम्हें मिला है। मेरे भाई यार, तुम मजाक तो बहुत अच्छा कर लेते हो। जो सुनते साथ ही एफान ने उन्हें वो सिल्वर से बना हुआ बुक शो कर दिया और फिर क्या अगले सीन में हम देख पाते हैं कि स्टोन विलेज इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा। साथ ही लेबो और वांगशु एफान के बहादुरी के किस्से सबको सुना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एल्डर जैंग एफान को बताते हैं कि ये हमारे क्लैन की हजारों सालों पुरानी लेगेसी है, मगर इस नॉर्दर्न रीजन में इतनी सारे बैंडिट्स है कि तुम गिनती ही भूल जाओगे। अगर उन्हें इस किताब के बारे में पता चला तो जरूर से हमारे क्लैन पर अटैक कर देंगे। तो ये बुक मैं अपने पास नहीं रख सकता। वैसे भी तुमने इसे हासिल करने में अपनी जान दांव पर लगाई थी, तो ये बुक तुम अपने पास रखो। जिस पर एफान कह रहा था, एल्डर मुझे ये बुक बस कंटेंट को याद रखने तक चाहिए था, मैं आपकी लेगेसी को आपके हाथों से छीन कैसे सकता हूँ। जिस पर एल्डर कहते हैं कि मैं अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया, मुझे में तो इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इस बुक की स्टडी कर सकूं। और रही बात मेरे ग्रैंडसन्स की, वो तो दोनों भी बेवकूफ हैं, वो इस किताब से कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, इसलिए ये बुक तुम अपने पास रखो। जब आगे चलकर तुम्हें जैंग फैमिली में कोई टैलेंटेड बंदा मिल जाए फिर ये बुक तुम्हें उसे वापस कर देना। तो एफान ने भी ये प्रॉमिस किया कि ये बुक उसके पास तब तक ही रहेगी जब तक उसे इसका सही वारिस ना मिले। मगर उतने में उन्हें तोड़ फोड़ की आवाज आई। दरअसल जो क्रीचर एफान को पर्पल माउंटेन पर मिला था वो उन्हें फॉलो करते हुए पार्टी में पहुंच चुका है। इनफैक्ट उसने तो इनका ढेर सारा खाना भी चट कर दिया था। जो देखिए सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो क्रीचर इनके हाथ नहीं लग रहा था। तो एफान ने तुरंत ही जाकर उसे अपनी कोल्ड्रन के नीचे सप्रेस किया। जब वो कोल्ड्रन हटाकर चेक करता है तब उसे वहाँ पर एक वॉइड का निशान नजर आया, यानी कि वो ब्लैक शैडो वॉइड का इस्तेमाल करना जानती थी। एफान सोच रहा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग होकर भी उस शैडो ने किसी पर हमला नहीं किया, यानी कि वो ईवल तो बिल्कुल नहीं होगी। और अब वो ब्लैक शैडो वहाँ से भाग चुकी थी। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एफान ने हेवनली सोर्स बुक की पढ़ाई करना शुरू कर दी। बल्कि इस दुनिया का फर्स्ट मैजिक बुक था। इसमें ढेर सारे पन्ने हैं और कई सारे
टेक्निक का नॉलेज भी। तो इरफान ने इसी का यूज करके इन यांग हार्मोनाइजेशन को मास्टर करना शुरू कर दिया। इन यांग ही सबका ओरिजिन है। तो इसे पढ़ने से इरफान को भी सोर्सेस को ट्रेस करने की एबिलिटी गेन हुई, यानी कि अब वो भी पत्थरों के अंदर मौजूद क्रिस्टल्स को महसूस कर पाएगा। यही तो इरफान को चाहिए था, क्योंकि कल्टीवेशन में ग्रो होने के लिए उसे पावरफुल क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। गाइस, इन्हें क्रिस्टल को पावर सोर्सेस भी कहा जाता है। तो इस टेक्निक को सीखने के बाद इरफान भी क्रिस्टल्स को लोकेट कर सकता था। उतने में लेइबो उसे बताने लगा कि मेरे भाई जल्दी से मेरे साथ चलो, वांगशु को रॉक फाइटिंग शॉप के लोगों ने बंदी बना के रखा है। तो इरफान और लेइबो सीधे उस शॉप के सामने पहुंच गए। वह यहाँ पर रॉक्स पर बोली लगाई जाती थी, अगर सही क्रिस्टल गेस किया तो क्रिस्टल तुम्हारा हो जाएगा, वरना तुम्हारे पैसे इस शॉप के हो जाएंगे। लेइबो इरफान को बता रहा था कि शॉप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल फाइट नहीं कर सकते। जिस पर इरफान कह रहा था कि हम इन्हीं के रूल्स का यूज करके इस मसले को हल करेंगे। जिस पर लेइबो कहता है कि अगर यहाँ के रूल्स के मुताबिक चलना है तो हमें एक के बाद एक फ्लोर पर क्लाइंब करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल 5 फ्लोर्स हैं। जितनी हायर लेवल पर जाओगे उतने ही एक्सपेंसिव स्टोन्स तुम्हें देखने मिलेंगे। अगर हम वहाँ पहुँच पाए तो शॉप के ओनर से भी मिल सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वांगशु उसी के कब्जे में होगा। तो इरफान उससे पूछता है कि बताओ यहाँ पर जीता कैसे जाएगा। जिस पर लेइबो बताने लगा कि पहला तो तुम्हें स्टोन परचेस करके उन्हें कटवाना पड़ेगा। अगर स्टोन के अंदर क्रिस्टल मिला तो उससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, और अगर स्टोन खाली निकला तो तुम्हारे सारे पैसों का नुकसान हो जाएगा। तो इरफान ने भी अपने स्टोन के लिए पहली पेमेंट कर दी। उसके सामने ढेर सारे स्टोन्स पेश किए जाते हैं। तो इरफान ने अपनी सोर्स को ट्रेस करने वाली एबिलिटी को यूज करके एक स्टोन को कलेक्ट कर लिया, और अब वो अपने स्टोन को कट करवाने लेके जाता है। लोग तो उसके हाथ में इतना छोटा सा रॉक देखकर ही उसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर जैसे ही उस रॉक को कट किया उसके अंदर इन्हें 500 ग्राम का सोर्स मिलता है, जिसे देखकर ही लेइबो काफी ज्यादा खुश हो गया। तो इस तरह से इरफान ने 1 बाय 1 स्टोन को चूज करते हुए ढेर सारे पैसे कमाना शुरू कर दिए। इनफैक्ट जो लोग इरफान का मजाक उड़ा रहे थे वो भी अब उसकी सेवा करने लगे। सो इस तरह से इरफान स्टेप बाय स्टेप ऊपर के लेवल पर पहुंच रहा था, और फाइनली ये लोग 5वीं लेवल पर पहुंच जाते हैं। वेल, यहाँ के ओनर का राइट हैंड था लियू चेंग, और ये किंगशा सेक्ट का मेंबर है। वो इरफान से कहता है कि थोड़ी देर पहले मेरे मास्टर ने तुम्हारा ही जिक्र किया था। तुम दिखते तो नॉर्मल हो, बिल्कुल एक इंसान जैसे, तो क्यों ना मेरे साथ एक जाम हो जाए। जिस पर इरफान कहता है कि मैं यहाँ पर मेरे दोस्त को छुड़ाने आया हूँ। तो उस बंदे ने वांगशु का पंजा लगा हुआ दस्तावेज इरफान के सामने पेश किया। वो बंदा इरफान को बता रहा था कि अगर तुम्हें अपने दोस्त को आजाद करना है तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और फिर वहाँ पर कई सारे स्टोन्स लगवाए गए। लियू चेंग कह रहा था कि अगर तुम्हें 50 केजी वाला सोर्स मिल गया तो तुम विनर बन जाओगे, वरना ये सारा पैसा जो तुमने जीता है वो भी यही रहेगा, और तुम भी वांगशु को ज्वाइन करोगे। अब लेइबो तो उसके लिए मना कर रहा था, मगर इरफान ने लियू चेंग के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। सो अब इरफान को वहाँ रखे स्टोन में से किसी एक स्टोन को पिक करना था। वैसे तो यहाँ मौजूद हर एक स्टोन एक्सपेंसिव है, मगर इरफान ने एक ऐसा स्टोन ढूंढ निकाला जिसके अंदर लगभग 10 किलोग्राम जितना सोर्स मिल सकता है। मगर वो स्टोन को सिलेक्ट कर पाई इससे पहले उन पत्थरों को दोबारा से रिपोजिशन कराया जाता है। इरफान तो ये देखते साथ ही तुरंत ही समझ गया कि शायद इसी वजह से वांगशु यहाँ पर आके अपने सारे पैसे हार गया। सब इरफान ने एक स्टोन और लियू चेंग की गर्लफ्रेंड ने एक स्टोन को सिलेक्ट किया। लियू चेंग के स्टोन में से तो 1 किलो वाला सोर्स बाहर आया था, जो देखकर ही लियू चेंग अपनी बंदी पर गुस्सा हो गया। और अब इरफान के स्टोन को कट किया जाता है, मगर वो स्टोन अंदर से खाली था। उसके अंदर इन्हें कोई क्रिस्टल नजर नहीं आता, जिसके चलते इरफान ने जितना भी पैसा यहाँ आकर कमाया था वो सारा के सारा लॉस्ट हो गया। अभी देखकर ही लेइबो तो रोने लगा, लेकिन इरफान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं, लेकिन मैं बेट लगाना चाहता हूँ। लेइबो उसे समझा रहा था कि मेरे भाई इसी वजह से तो वांगशु उनके कब्जे में है, थोड़ी देर में ये लोग तुम्हें भी कैद कर देंगे। मगर फिर भी इरफान ने खुद को दांव पर लगा दिया। साथ ही लेइबो को साइड में हटाया जाता है ताकि वो इरफान को डिस्टर्ब न कर सके। अब इरफान दिल ही दिल में सोच रहा था कि 5वें फ्लोर तक वही बंदा पहुंच पाता है जिसे सोर्स टेक्निक का नॉलेज हो। तो लोगों ने ढेर सारे क्रिस्टल्स पहले ही निकाल लिए होंगे। यहाँ पर जितना महंगा स्टोन तुम खरीदोगे उतने ही फेल होने के चांसेस होंगे, तो मुझे एक लो क्वालिटी वाला स्टोन ही सिलेक्ट करना होगा जिसे किसी ने ना खरीदा हो।
सो इस तरह से इरफान और लियोचेंग ने बिना देखे ही अपने अपने स्टोन्स को सिलेक्ट कर लिया। लियोचेंग ने जिस स्टोन को खरीदा था उसमें से इन्हें एक ऑलिव सोर्स मिल जाता है जिसकी वैल्यू थी 5 किलोग्राम। और अब इरफान को उसका स्टोन दिखाया गया। इसे वाटरमेलन स्टोन कहा जाता है। इस स्टोन को देखते साथ ही बेचारे लेइबो को तो चक्कर आके वो बेहोश हो गया। साथ ही लियोचेंग भी इरफान को चिढ़ा रहा था। वो कहता है भाई इसे वाटरमेलन स्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर से तुम्हें तरबूजे के बीज जितना सोर्स मिलेगा। तुम तो वाकई अमेजिंग हो यार, वाह क्या आंखें पाई है जनाब। जिस पर इरफान कहने लगा कि इतनी जल्दी खुश मत होना, अभी तक हमने स्टोन को कट भी नहीं किया। अरे वहाँ मौजूद एक बंदे ने उस स्टोन को 2 हिस्सों में बांट दिया, हालांकि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। तो इरफान ने उसे एक बार फिर से कट करने बताया। वो बस लगातार उस स्टोन को कट करने बताता जा रहा था जब तक कि उस स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े न हो जाए। ये प्रोसेस इतनी लंबी चली कि तब तक जो लेइबो बेहोश पड़ा था उसे भी होश आ गया। और अब एक फाइनल पीस को बारीकी से तोड़ा जाता है। उस पीस में से ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हुई जिसने लियोचिंग को उठाकर काफी दूर पटक दिया। वो छोटा सा क्रिस्टल काफी तेजी से चमक रहा था। वेल इसे कहा जाता है द एंशिएंट लार्वल स्प्रिंग क्रिस्टल। वहाँ काम करने वाला बंदा बता रहा था कि हजारों सालों से ये क्रिस्टल हमें नहीं मिला। उतने में लियोचिंग उससे पूछता है कि बता इसकी क्या कीमत होगी, 5 किलो, 10 किलो या 15 किलो। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि इसकी कीमत होगी 150 किलो, क्योंकि ये पावर सोर्स काफी ज्यादा रेयर और स्पेशल है। जो सुनते साथ ही लियोचेंग ने उस बंदे की ही पिटाई लगा दी। साथ ही इरफान उससे कहने लगा कि मैं यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग जीत चुका हूँ, तो वांगशु को मेरे हवाले कर दो। इसलिए लियोचेंग इन्हें एक बेसमेंट में लेके आता है जहाँ पर वांगशु की कैप पड़ी मिली थी। लियोचेंग कह रहा था कि देखो मैं अपने वादे को जरूर निभाता, लेकिन अगर वांगशु ह्यूमन होता तभी मैं उसे आजाद कर सकता था। और फिर उन्होंने वांगशु को इनके सामने पेश किया। वांगशु के माथे पर डीमन ब्लड अपीयर हो रहा था। साथ ही लियोचेंग बताता है कि एंशिएंट रिकॉर्ड में ऐसे ब्लड का जिक्र है। इसे सिल्वर रेडिएटिंग ब्लड कहा जाता है। ऐसा ब्लड सिर्फ मॉन्स्टर्स की बॉडी में ही पाया जाता। ऐसे मॉन्स्टर जो इंसानों को खाना पसंद करते हैं। और ये बंदा भी एक मॉन्स्टर है। अब ये सुनकर तो इरफान शॉक ही हो गया, मगर लेइबो शायद ये बात पहले से ही जानता था, इसलिए उन लोगों ने लेइबो पर भी अटैक करके चेक किया और उसकी बॉडी से भी वैसे ही मॉन्स्टर्स ऑरा रिलीज हो रही थी। ये सब देखकर इरफान को एक और झटका लग गया। लियोचेंग कह रहा था कि ऐसे इवल मॉन्स्टर हम इंसानों को खाने जैसा ट्रीट करते हैं। और अब उन्होंने वांगशु पर फायर से अटैक करना शुरू कर दिए, जो देख लेइबो रोते हुए लियोचेंग से रहम की भीख मांग रहा था, मगर वो बंदा उस पर कोई तरस नहीं खाता। उल्टा उसने तो लेइबो को भी चोक करना शुरू कर दिया। तो लेइबो इरफान से मदद मांगने लगा। इधर इरफान दिल ही दिल में सोच रहा था कि दोनों तो एक्चुअली में एंशिएंट क्रीचर से कनेक्टेड हैं। वहीं पर लियोचेंग कह रहा था कि एंशिएंट टाइम्स में तुम्हारे क्रीचर्स ने न जाने कितने ही सारे इंसानों की जाने ली थी, तो आज उनका बदला लेने में मुझे मजा आ रहा। उतने में इरफान ने वहां कर लियोचेंग पर बड़ा ही भयानक पंच हिट कर दिया। इस एक ही पंच में वो बंदा मारा गया था। इरफान कहता है कि अगर इनके पूर्वजों ने तुम्हारे पूर्वजों को मारा होगा तो इस बात को होकर लगभग 1000 साल बीत गए, तो क्या तुम उतनी पुरानी बात का बदला इनसे लोगे? अगर कुछ हो जाए तो इस बात को उसी जन्म में निपटाना चाहिए, ना कि अपनी हर एक पीढ़ी को उस दुश्मनी के बारे में बताते जाओ। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर भी लोग गद्दार निकलते, खुद के फायदे के लिए वो अपने ही मुल्क से धोखा करते, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि उस गद्दार बंदे की फैमिली को हजारों सालों के बाद पनिश किया जाए। जिस पर वहाँ मौजूद बंदा कह रहा था कि हमारे यहाँ पर तो यही कानून है, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे किंगशाह के दुश्मन हो। अब ये सुनते साथ ही इरफान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बड़े इक्वल अंदाज में उन लोगों की धुलाई करना शुरू कर दी, जिसके चलते थोड़ी देर में वो सभी लोग मारे गए। इरफान को आज एक और सीक्रेट पता चल गया था कि लेइबो और वांगशु के पास भी एंशिएंट क्रीचर्स की ब्लड लाइन है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।